नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता दें कि आज कौन सी होंगी वो चार बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर होगी गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी का 76 सीटों पर निशाना, मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी। 12 जिलों की 76 विधानसभा सीट से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने कल किया था शिलान्यास। और दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी में आज से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। प्रदेश के 6 स्थानों से निकलेगी यात्रा। अंबेडकर नगर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे यात्रा, तो मथुरा से सीएम योगी दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। और तीसरी बड़ी खबर होगी तेजस्वी करेंगे पटना में बेरोजगारी के खिलाफ महारैली। ऐतिहासिक गांधी मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम नीतीश कुमार को बिहार में कड़ी टक्कर देने वाले हैं तेजस्वी। और चौथी बड़ी खबर होगी एमपी में कल से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ विधायक भी होंगे शामिल। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलने को लेकर होगी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर, भाजपा गंगा एक्सप्रेसवे के सहारे उत्तर प्रदेश के 76 विधानसभाओं के मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। खासतौर से उन विधानसभाओं पर फोकस है जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं की थी। ऐसी विधानसभाओं पर भाजपा परचम फैलाने की तैयारी में है। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों की 76 विधानसभा सीट से होकर गुजरेगी। इन 76 सीटों में से 55 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 9 पर सपा और 4 सीटें बसपा के पास है। 3 कांग्रेस और 5 अन्य के पास है। इन सीट को अपने पाले में करने की कोशिश होगी। इसलिए भाजपा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने से कुछ ही दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने की तैयारी है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन तीनों हिस्सों को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कंपनियों से कहा गया है। निर्माण कार्य करने वाली अडानी समूह की कंपनी भी है, जिससे तीनों का अलग अलग हिस्सों में चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन किया जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल। अखिलेश जी, जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 76 सीटों पर निशाना है भाजपा का जहां जहां से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगी। देखिए भागीरथ जी, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें टोटल जो है कुल 136 सीटें आती है और 136 सीटों में 2017 के चुनाव में बीजेपी को करीब करीब 55 सीटों पर उनकी जीत हुई थी और उनके 55 विधायक हुए थे। बाकी के करीब जो है 75-76 सीटें जो है बीजेपी के खाते में नहीं जा सकी और वो सीटें जो है विपक्षी पार्टियों के विभिन्न दलों में बटी। बीजेपी को लग रहा है कि गंगा एक्सप्रेस के जरिए जो है किसानों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है 12 जिलों से होकर गुजरता है और इसमें बड़ी संख्या में समझिए कि ऐसी सीटें हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। बीजेपी को अब लग रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ी है, उसको कैसे पाटा जाए। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि अगले महीने जो है समझिए कि चुनाव से संबंधित तमाम ये जो है तिथियां निर्धारित होनी है। तो ये इससे पहले जो है प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि तमाम योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए और टारगेट पर केवल सीटें हैं। टारगेट पर इसलिए सीटें हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और गंगा एक्सप्रेस के समझिए कि 12 जिलों में अगर उनकी सीटें नहीं मिलती है बीजेपी को, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। पूर्वांचल की स्थिति ऐसे ही समझिए कि बीजेपी के लिए काफी खतरनाक हो गया है। समाजवादी पार्टी वहां काफी आगे बढ़ती दिख रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा है
कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध कर ही समझिए कि बीजेपी का कायाकल्प किया जा सकता है, सत्ता में लौटा जा सकता है। जी। यही वजह है कि समझिए कि बीजेपी की नजर करीब करीब 70, 75, 76 सीटों पर ऐसी टिकी हुई है जो गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए वो साधने की कोशिश में लगी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल अखिलेश जी, साधने की कोशिश की जा रही है। 76 सीटों पर निशाना है भाजपा का गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया गया था, अब इसके बाद जहां जहां से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगी, 76 सीटों से होकर ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगी और बीजेपी का पूरा फोकस है कि जहां से गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रही है उसके आसपास के क्षेत्रों में वहां से बीजेपी को भारी तादाद में जीत मिले और जहां से सपा और बसपा ने जीत हासिल की है, कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहां से भी बीजेपी जीत हासिल करे। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा योगी सरकार के कामों को जनता के बीच रखने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। रविवार से शुरू हो रही जन विश्वास यात्रा 2 की शुरुआत मथुरा से होगी। सीएम अपने 58 महीने के कार्यकाल में यहां 19 बार आएंगे। वो रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा 2 को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश के 6 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। अंबेडकर नगर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा शुरू करेंगे। झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा शुरू करेंगे। बलिया से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान शुरू करेंगे और गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी। तो आज से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें बीजेपी के नेता तो रहेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तमाम मुख्तलिफ जगहों से ये सब अलग अलग जन विश्वास यात्रा निकालेंगे। 6 स्थानों से ये जन विश्वास यात्रा निकलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, पूरी तरह से अब बीजेपी फॉर्म में है, जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस जन विश्वास यात्रा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बिल्कुल भाई, देखिए निश्चित तौर पे ये जो बीजेपी का जो विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा है, वो 6 स्थानों पे उत्तर प्रदेश के निकलेगा, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट में निकाले जाएंगे, जिनमें तकरीबन ये 12 बजे इसकी शुरुआत की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री है, वो मथुरा जाएंगे। कहीं ना कहीं मथुरा पर्यटन स्थल है और सबसे ज्यादा बाहर के लोग वहां पे आते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपना जो स्थान चुना वो मथुरा चुना। मथुरा में वहां पे हरी झंडी वो दिखाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और वो बलिया से, यानी कहीं ना कहीं पूर्वांचल का बलिया जो है, वहां से वो हरी झंडी इस यात्रा को दिखाएंगे। और इसके साथ केंद्रीय जो मंत्री स्मृति ईरानी, वो गाजीपुर पहुंचेंगी, वो भी पूर्वांचल की उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ नितिन गडकरी बिजनौर से निकालेंगे, जो कल पहुंचेंगे। उसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो हैं, देश के जो रक्षा मंत्री हैं, वो झांसी पहुंचेंगे। ये भी मध्य प्रदेश से सटा हुआ है झांसी, वहां पर वो पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह यहाँ से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ साथ जेपी नड्डा, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो भी अंबेडकर नगर पहुंचेंगे, अवध में पहुंचेंगे, जो पूर्वांचल का क्षेत्र भी पड़ता है। तो तकरीबन इन 6 डिस्ट्रिक्ट से जो यात्रा की हरी झंडी दिखाई जाएगी, इन 6 लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ अन्य जिलों में जो है वो वहां के जिम्मेदार कार्यकर्ता है, सांसद है, विधायक है, वो भी वहां पर शामिल होंगे, वो भी अपने हिसाब से यात्रा निकालेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पूरी तरीके से इन 6 लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की है। निश्चित तौर पे जो है वो पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, अवध हो या पूर्वांचल हो, तो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से अब इन जन विश्वास यात्रा को बीजेपी निकालेगी। और इसके द्वारा, इस यात्रा के द्वारा उन तमाम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा जो
धरातल पर उतारकर उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया गया है, उसकी बखान की जाएगी। उसके साथ साथ जो नई योजना लाने की कोशिश है कि अगली बार अगर हमारी सरकार बनती तो और कैसे कई नई योजना घोषणा की जाएगी जिसको धरातल पर उतारकर उत्तर प्रदेश को आगे लिया जाएगा। तो उस तमाम चीज को इस रथ यात्रा के दौरान, जन यात्रा के दौरान बखान भी किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना फायदेमंद होगा, ये तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने हर एक बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए, चाहे वो सदस्यता अभियान रहा हो या रथ यात्रा रही हो या विश्वास रथ यात्रा रही हो, जन विश्वास यात्रा रही हो, निश्चित तौर पर उसके द्वारा कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें बड़े बड़े नेताओं की भी इसमें भाग लिया जा रहा है, कहीं न कहीं उनका सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जो बलिया से जिम्मेदारी दी गई है कितना फायदेमंद होता है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में, अपनी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकती है। जी अखिल, बिल्कुल। तो जन विश्वास यात्रा 6 स्थानों से प्रदेश में निकाली जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बताएंगे तीसरी बड़ी खबर। नीतीश कुमार को बिहार में कड़ी टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ राजद जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, राजद नीतीश सरकार के खिलाफ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बेरोजगारी के खिलाफ महारैली आयोजित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार मूक बधिर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में नीतीश सरकार विफल है। साथ ही कहा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी में बिहार पहले स्थान पर है, जबकि इसका शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है और स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा राज्य में जर्जर स्थिति में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, अब तेजस्वी यादव भी फिर से दोबारा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब वो बेरोजगारी के खिलाफ महारैली करने वाले हैं और घेरने वाले हैं सरकार को। बिल्कुल, ये जो है ना, ये पिछले कई सालों से एक बात कही जा रही है, जो सत्ताधारी सरकार है जदयू और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और बिहार जो है विकास के पैमाने पर काफी आगे जा रहा है। लेकिन जो चीजें आ रही है, एक तरफ बिहार सरकार कुछ कहती है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो आंकड़े जारी होते हैं उससे बिहार की बड़ी दुर्दशा सामने आती है। नागरिकों की सुविधाओं को लेकर, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली कनेक्शन और क्राइम के मामले को लेकर भी हाल में जो आंकड़े पेश हुए हैं उससे बिहार की बहुत दारुण स्थिति दिखाई पड़ती है। काफी पिछले पायदान, सबसे निचले पायदान पर बिहार की स्थिति दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि विपक्ष में होने के नाते तेजस्वी यादव जो है अब इस चीज को जो है आगे समझिए कि ले जाना चाह रहे हैं। बेरोजगारी, खासकर बेरोजगारी को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अब इसको लेकर जो है महारैली किया जाएगा और सरकार को घेरा जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो है बीजेपी और जदयू की तरफ से ये कहा गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी उस दिशा में कोई काम होता दिख नहीं रहा है। और यही वजह है, अभी हाल में ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दिखाया गया कि बिहार में करीब 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं। ये बड़ा दर्दनाक स्थिति है। ऊपर से चमचमाती सड़कें दिख रही है और नीचे की हालत बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में पलायन बिहार का एक सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने कल ये बातें कही है। हालांकि ये है कि महारैली कब होगी, समझिए कि ये जनवरी में होगी या फरवरी में होगी, इसका भी कोई डेट निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन गांधी मैदान को अब समझिए कि रैली के लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है ये रैली ऐसी होगी जिससे नीतीश सरकार को बड़े फेरे में पड़ सकती है। जी अखिलेश जी, पिछले बार विधानसभा चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर में बीजेपी और नीतीश पार्टी के गठबंधन ने सरकार बनाई। बहुत कम अंतर का फासला है, ज्यादा सीटों का फासला नहीं है और जिस तरह से तेजस्वी यादव फिर से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं तो अगली बार की राह बीजेपी और नीतीश के लिए इतनी आसान नहीं होगी।
देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अभी तो समझिए कि जो सरकार चल रही है उसमें 4 पार्टियां हैं, जदयू है, बीजेपी है, वो है, हम है, और समझिए कि वीआईपी पार्टी है। वीआईपी की स्थिति बहुत ही खराब है। 4 विधायक उनके हैं, मंत्री भी हैं वो, और वो उनकी अभी समझिए लगातार जो है तेजस्वी यादव से ज्यादा बैठकें हो रही है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। अगर एक भी पार्टी ये जीतन राम मांझी या समझिए कि वो सहनी, अगर कोई भी समझिए कि पीछे हटते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार बनना और जुड़ना तो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बिहार की जो स्थिति है। बिहार में एक लगातार 16, 17, 18 साल से नीतीश वहां समझिए कि शासन करते रहे और बीजेपी के साथ शासन करते रहे हैं, और तब इसको डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो बिहार की स्थिति है सबके सामने में है। तो या तो केंद्र सरकार बिहार अप्रत्यक्ष रूप बिल्कुल से नीतीश बिल्कुल पर अखिलेश शकील जी, समझिए इसलिए कि जो टारगेट स्थिति कर है रही है, या बिहार जो की भी है, उसको लेकिन लेकर अब तेजस्वी यादव फुल आक्रामक मूड में है और बेरोजगारी को लेकर अब वो महारैली करने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं विस्तार से चौथी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक भी सीएम हाउस में बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स देंगे कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। दोनों बैठकें रविवार देर शाम को होंगी। तो आपको बता दें कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, कल से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार की तरफ से भी ट्रेन किया जाएगा विधायकों को कि कैसे विपक्ष के मुद्दों का जवाब देना है। सरकार की तरफ से खास तौर पर क्या कुछ किस तरह के बिल सामने लाए जाएंगे, क्या कुछ इसमें खास होगा इस सत्र शीतकालीन सत्र में? मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो शुरू होगा। 5 दिन का ये सत्र रहेगा। मगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इस विधानसभा सत्र में कई ऐसे जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के उनको उठाएगी। क्योंकि बात की जाए सबसे पहले जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष जो प्रदेश सरकार को घेरेगी। उसके बाद बात की जाए खाद की कमी, कानून व्यवस्था, आदिवासी पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरती नजर आएगी। मगर बात की जाए सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा आज बैठक रखी गई है सीएम हाउस में, जहां पर जितने भी जो विधायक हैं सभी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिप्स देंगे कि जो विपक्ष द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो आंसर है वो कैसे देना है। क्योंकि बात की जाए इस बार के विधानसभा सत्र की तो विधानसभा का सत्र इस बार 5 दिन का रखा गया है। मगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आएंगे। वहीं बात की जाए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की तो कमलनाथ ने भी अपने निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही प्रदेश सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए और प्रदेश के जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से उठाया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो ओबीसी वर्ग के आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी गरमाया हुआ है। क्योंकि इसके पहले की विधानसभा सत्र की बात की जाए तो इसके पहले जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और विधानसभा सत्र में पूरा हंगामा भरा दिखा। मगर इस बार सत्र की बात की जाए तो इस बार सत्र 5 दिन का जरूर है मगर मुद्दे तमाम है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भागीरथ क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा है तो विपक्ष इस बार जो प्रश्न है जो हमले हैं वो किस प्रकार से करता है। जी विवेक, विपक्ष ने कोरोना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने को भी कहा था सरकार से, तो क्या इस विधानसभा सत्र में कोई डिटेल रिपोर्ट या कोई डिटेल वक्तव्य दिया जाएगा सरकार की तरफ से? जैसे तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, ओमिक्रॉन का खतरा है, क्या कोरोना वायरस को लेकर कोई डिटेल रिपोर्ट या कोई डिटेल वक्तव्य?
बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से श्वेत पत्र जारी किया था, और प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए क्वेश्चन पूछा था कि इस बार जो तीसरी लहर आएगी उसके लिए प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, प्रदेश सरकार ने कितना जो व्यवस्था है, क्योंकि वेंटिलेटर की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए और दवाइयों की बात की जाए तो तमाम चीजों को लेके जो प्रदेश सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसको लेके भी श्वेत पत्र जारी किया था। तो विधानसभा सत्र की बात की जाए तो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है इस बार हंगामे से भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही। क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो पिछली विधानसभा सत्र में विपक्ष हमलावर था, और इस बार की बात की जाए तो इस बार भी जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेके जो विपक्ष एक बार फिर हमलावर होते दिखाई दे सकता है। क्योंकि बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने जिस प्रकार से श्वेत पत्र जारी करने को जारी किया था और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, तो एक तरफ बात की जाए मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दे और दूसरी तरफ बात की जाए कोरोना की तीसरी लहर, तो अब देखने वाली बात यह है कि इस विधानसभा सत्र में कितने जो क्वेश्चन हैं उनका जो जवाब है वो प्रदेश सरकार दे पाएगी। क्योंकि बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार कुछ जो दिन है वो कम बिल्कुल रखे विवेक, जाएं। तो तमाम तरह के मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। सिर्फ 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का, लेकिन हंगामेदार होने के आसार हैं। और आज दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है सत्र को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।